प्रिय स्टूडेंट, मैं प्रोफेसर एम.एल. खत्री, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, जीजीटीयू बांसवाड़ा के द्वितीय वर्ष कला के हिंदी साहित्य के द्वितीय पेपर में संकलित पुस्तक कथांतर और उसमें संकलित पाठ कहानी उसने कहा था, जिसके कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का आज विश्लेषण करेंगे, साहित्य के अनुसार उसकी समीक्षा करेंगे। यह कहानी 1915 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। इसे हिंदी की पहली कहानी होने का गौरव कई विद्वान और समीक्षक कहते हैं। अर्थात कहानी की जो कला है, उस कला के आधार पर सबसे सफल और पहली कहानी माना गया है। यूँ तो उसके पहले भी कुछ कहानियों को पहली कहानी होने का श्रेय दिया जाता है। उसमें सरस्वती पत्रिका में ही छपी रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का सपना, बंग महिला की दुलाई वाली, ये कहानियाँ भी पहली कहानियाँ मानी गई हैं। आधुनिकतम कहानियों के रूप के अनुसार यूँ नहीं कि इसके पहले कहानियाँ नहीं छपती थी, कहानियाँ छपती थी, मगर जो कहानी के जो कसावट और जो आधुनिक रूप है वो सबसे अधिक उसने कहा था में देखने मिलता है। इसलिए उसने कहा था को पहली कहानी समीक्षक, आलोचक और विद्वान मानते हैं। हम इस कहानी की इसके निर्धारित साहित्यिक मानकों के आधार पर करेंगे। विभिन्न विद्वानों द्वारा सुझाए गए मानकों में का समन्वय करते हुए हम इस कहानी के तात्विक समीक्षा या कहानी कला के आधार पर समीक्षा निम्न तत्वों के आधार पर करेंगे। कथा वस्तु, कथानक या वस्तु तीनों एक ही है। कथोपकथन, संवाद दोनों एक ही हैं। पात्र और चरित्र चित्रण, भाषा शैली, देश काल और वातावरण, उद्देश्य, इनको लेते हुए हम इस कहानी की विवेचना करेंगे। अब इसके अंदर वीडियो भी है, आप देख लीजिएगा। उसमें थोड़ी चर्चा की हुई इन तत्वों के बारे में। तो सबसे पहला तत्व है जो जिसके अंदर कथा होती है, ऐसी हर विधा का मूल्य तत्व कहलाता है, मुख्य तत्व कहलाता है कथा वस्तु। उसने कहा कहानी की कथा वस्तु अत्यंत संक्षिप्त है। यह अमृतसर की गलियों से शुरू होकर फ्रांस जर्मन की सरहद की युद्ध भूमि पर खत्म होती है। यह दो किशोर किशोरी का अचानक एक दुकान पर सौदा लेते समय मिल जाने से और बातचीत होने से शुरू हुई कहानी फ्रांस जर्मनी की सरहद पर युद्ध भूमि में वीरगति या शहीद होते पात्र के पर खत्म होती है, नायक पर खत्म होती है। किशोर किशोरी के अभिव्यक्त प्रेम से शुरू हुई कहानी वचनबद्धता के लिए प्राणोत्सव में परिणत होती है। कहानी शहर की तंग गलियों शुरू होकर यूरोप की विशाल और नम भूमि पर समाप्त होती है। यूरोप में उस समय वर्षा का समय था, बर्फ गिर रही थी और सारी भूमि में कीचड़ ही कीचड़ था। किसी समय तांगे की चपेट में आने से बचाने वाला किशोर किशोरी के कहने पर उसके पति रूप रक्षा करते हुए युद्ध भूमि में अपने प्राण गंवा देता है। यहाँ कहानी समाप्त होती है। अब कहानी को विस्तार से इसकी कथा उसके बाद फिर देखते हैं कि शुरुआत में गुलेरी जी ने अमृतसर की गलियों का चित्रण किया है और उसमें तांगे वालों का चित्रण विशेष किया है और बड़ा ही मीठा हृदय स्पर्शी चित्रण है तांगे वालों का। कि कहीं तांगे वाले शहरों में
क्या क्या बोलते हैं, गाली गलौज जैसे शब्द उनके मुंह पर लगे रहते हैं, छोटी छोटी बात पर गाली निकल जाती है। उसकी बजाय अमृतसर के तांगे वाले कितना मीठा और कितना प्यारा बोलते हैं। तांगे वालों के मुंह से निकले हुए शब्दों के आधार पर मुझे एक निबंध याद आ गया, बनारसी एक का, बेडब बनारसी का था, शायद कोर्स में आप लोगों ने पढ़ा हो उसे। उसमें तांगे वाले इसी तरह से अपनी बात कहते हैं गाली गलौज करते हुए। यहाँ के तांगे वाले थोड़ा मीठा बोलते हैं और साहब, श्रीमान जी, सत श्री अकाल से बोलते हुए वे निकल जाते हैं और आने जाने वालों को भी आने जाने के लिए अपना तांगा भी रोक लेते हैं, जाने देते हैं। यहाँ पर युवक किशोर और किशोरी मिलते हैं तो उस वक्त एक दुकान पर किशोर किशोरी से पूछता है कहाँ रहती हो, क्या करती हो वगैरह, वार्तालाप होता है दोनों में। फिर वो अचानक पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़की शर्मा जाती है किशोरी और धत्त कहकर भाग जाती है। ऐसे ही हालांकि ये दोनों अपने गांव से मामा के घर आए हुए हैं, शायद छुट्टियां चल रही हैं और बाज़ार में सौदा लेने आते जाते समय सब्जी मंडी या अन्य कहीं जगह मिल जाते हैं और बातचीत करते हैं। ये जो इनके बीच की जो बातचीत है, इनके आपसी लगाव का धीरे धीरे बढ़ाती है। एक दिन लड़का पूछता है लड़की से कि तेरी कुड़माई हो गई, चिढ़ाने के लिए। तो लड़की अप्रत्याशित जवाब देती है, हाँ हो गई। देख नहीं रहे ये रेशम का कड़ा हुआ सालू। किशोर का हृदय भग्न हो जाता है, टूट जाता है और वो अन्यमनस्क सा इधर उधर पत्थर फेंकते हुए, हड़काते हुए कुत्तों को और अपने घर चले जाते हैं। यहाँ कहानी थोड़ी देर के लिए यहाँ से कहानी खत्म होकर सीधी युद्ध भूमि पर जाती है, जहाँ खंदक खाई में पानी रिस रहा है, बाहर बरसात हो रही है और उस खाई में सिख रेजिमेंट के सैनिक छिपे बैठे हैं। उसमें कहानी के मुख्य पात्र लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, वजीरा सिंह, बोधा सिंह, ये मुख्य पात्र हैं। इन्हीं के बीच में वार्तालाप से कहानी आगे बढ़ती है और युद्ध की चर्चा करते हैं। बोधा सिंह बीमार है। लहना सिंह, जो हमारी इस कहानी का नायक भी है, यह बोधा सिंह का ख्याल रखता है, अपने कंबल उम्बल उसे उड़ा देता है, उसका ध्यान रखता है। इस तरह से वे आपस में सैनिक जिस तरह से आनंद लेते हैं, उसी तरह से यहाँ भी सेना में जो सिख रेजिमेंट के सैनिक है वे भी आनंद लेते हैं। गंदे गंदे गाने गाना वगैरह सबका चित्र कहानीकार ने किया है। कहानीकार ने युद्ध भूमि का इतना सजीव अंकन किया है जो देखते ही बनता है। द्वितीय युद्ध की, प्रथम विश्व युद्ध की यह कहानी है। प्रथम विश्व युद्ध की यह कहानी युद्ध की विभीषिका पर लिखी हुई पहली कहानी है। हालांकि इसमें ऐसा कोई युद्ध से होने वाले किसी भी विनाश का जिक्र नहीं है। यह कहानी तो एक प्रेम भावना को लेकर आगे चलती है, प्रेम और समर्पण की भावना को लेकर आगे चलती है। फिर भी युद्ध पर लिखी गई भारत में यह प्रथम विश्व युद्ध लिखी पहली कहानी इसे कहा जा सकता है। और शायद यूरोप में भी इस पर कहानियाँ उस समय तक नहीं लिखी गई थी। और इस तरह से बातें चलती हैं। इतने में लेफ्टिनेंट, जिसे कहानी में लेफ्टन साहब कहा गया है, आते हैं और वे आगे हमला करने की बात करते हैं। सूबेदार
हजारा सिंह लहना सिंह को वहीं छोड़कर और कुछ साथियों को छोड़कर आगे हमला करने के लिए जाता है। बातचीत में जो लेफ्टिनेंट साहब जब अंगीठी के पास बैठते हैं, बातें करते हैं, रात का अंधेरा है, एक दूसरे के चेहरे दिखाई नहीं देते हैं, पर लाल रोशनी में वो चेहरा देख लेता है। लेफ्टिनेंट साहब अर्थात लेफ्टिनेंट साहब जब लहरा सिंह को सिगरेट पीने देते हैं तो वह सिगरेट देखकर आश्चर्य करता है, क्योंकि लहरा सिंह जानता है सिख कभी धूम्रपान नहीं करते, सिगरेट वगैरह नहीं पीते, तो मुझे कैसे दे दी। फिर लहरा सिंह अपनी बातों बातों में कई पुरानी बातें याद दिलाता है कि लेफ्टिनेंट साहब अपने कैसे वहाँ गए थे, शिकार किया था वगैरह, बातों बातों में वास्तविकता जान लेता है। नीलगाय की बात करता, नीलगाय के शिकार किया था और उसकी सिंह आपने कहा था कि विलायत से मंगवा के अपने रेजिमेंट में सजाएंगे, बातें करता है। तो वो जो लेफ्टिनेंट साहब बन के जो भी पात्र आ रहा होता है वो कहता है हाँ मैंने वो तो विलायत भेज दी है, 2 फीट 4 इंच की सिंह थे वगैरह वगैरह। अब लहना सिंह बात को भांप जाता है और वह तुरंत अंदर जाकर वजीरा सिंह को सावधान करता है कि अभी सूबेदार ज़्यादा दूर गए नहीं होंगे, हमारे साथ धोखा हुआ है, सूबेदार को पकड़ लो या सूबेदार को वापस लौटा दो कि भाई धोखा हुआ है। और इधर मैं लेफ्टिनेंट साहब को देखता हूँ। इस तरह से लहना सिंह की होशियारी से उधर सूबेदार हजारा सिंह भी मौत के मुंह से बच जाते हैं और इधर लहना सिंह और इस जर्मनी से सैनिकों से लेफ्टिनेंट साहब के साथ सैनिकों से लड़ाई करता है और इतने में पीछे से हजारा सिंह भी आ जाते हैं। जर्मन सैनिक दोनों तरफ के हमलों से मारे जाते हैं। लेफ्टिनेंट साहब को बंदी बना लिया जाता है और इसी दौरान लहना सिंह घायल हो जाता है और गोलियों की और बारूद की आवाज़ उनके पास में ही रहे किसी खंदक से छावनी से मुख्यालय को फ़ोन किया जाता है, वहाँ से गाड़ियाँ आती हैं इन्हें लेने के लिए और सहायता वहाँ से पहुँचती है। तो लहना सिंह अपने गांवों को छिपाते हुए कुछ गांवों पर गीली मिट्टी मल कर छिपा लेता है, खून बहना रोक लेता है और जब मदद के लिए सहायता के लिए गाड़ियाँ आती है तो उसमें बोधा सिंह और हजारा सिंह और अन्य साथियों को भेज देता है। हजारा सिंह बहुत कहता है कि लहना सिंह तुम घायल हो, मेरे साथ चलो गाड़ी में। बोले नहीं मैं घायल नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, वापस गाड़ी मुझे लेने आ जाएगी, आप अभी जाइए इनके साथ गाड़ी के साथ। और इस तरह से वो लहना सिंह हजारा सिंह और बोधा सिंह की जान बचाता है और वो खुद रुक जाता है। वजीरा सिंह को बुलाता है, वजीरा सिंह की गोद में सरक कर वह सोचता है कि कैसे युद्धभूमि के लिए युद्धभूमि में जाने के लिए उसे बुलावा आया था और सूबेदार सिंह ने उसे घर बुलाया था। और जब वो घर गया था तो सूबेदार ने कहा था लहना सिंह को, सूबेदार से कि लहना सिंह को मैं जानती हूँ, जरा उन्हें मेरे पास भेजो। लहना सिंह को आश्चर्य होता है, लहना सिंह अर्ध बेहोशी में भी है। वह लहना सिंह को आश्चर्य होता, मुझे कैसे बुला रही है, मैं कैसे जानता हूँ। जब जाता है वो तो वो बताती है कि मैं वही हूँ, तेरी कुड़माई हो गई। तब लहना सिंह को याद आता है और फिर वो कहती है कि जिस तरह तुमने उस वक्त मुझे तांगे वाले से बचाया था उसी तरह मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना। यही कहानी का मूल शब्द है, उसने कहा था। और इसी आधार पर वह इन दोनों का, सूबेदार हजारा सिंह और उसके पुत्र बोधा सिंह का विशेष ध्यान रखता है और उनके प्राणों की रक्षा अपने प्राण देकर भी करता है।
यहीं कहानी खत्म होती है। इसी के साथ अगले दिन अखबार में छपा हुआ आता है कि फला फला सूबेदार सैनिक लहना सिंह, जमादार लहना सिंह मारा गया युद्ध भूमि में, और ये कहानी यहीं खत्म होती है।